हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब भारत भौतिक पर्यावरण चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय दूसरा है। यहां पर हम लोग संरचना तथा भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग भारत की भौगोलिक संरचना और यहाँ की भू आकृतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरी बात मान लेते हैं तो आपको ही फायदा होने वाला है। देखिए, यहाँ पर हमारी क्लास 11th की जो किताब चल रही है वो भारत भौतिक पर्यावरण की किताब है। अगर इस किताब को आप क्लास 9th की ज्योग्राफी से कंपेयर करते हैं तो आप ये पाते हैं कि क्लास 9th की ज्योग्राफी वाली किताब के सारे चैप्टर क्लास 11th वाली इस किताब में आपको देखने को मिलेंगे। यानी हूबहू वही कंटेंट क्लास 11th में भी आपको देखने को मिलेगा। क्लास 9th में आपने 6 चैप्टर पढ़े थे, जबकि यहाँ पर 7 चैप्टर हैं। इन 7 चैप्टर में से 6 चैप्टर का कंटेंट सेम क्लास 9th वाला है। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितना है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको सेम वही चैप्टर पढ़ने हैं, सेम वही टॉपिक पढ़ने हैं। कुछ कुछ टॉपिक में जो फैक्ट हैं वो आप 9th में ही कवर कर चुके हैं, वो यहाँ पर भी आप देखेंगे। और कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिन्हें हमने 9th में कवर कर लिया है, वो 11th में नहीं है। 11th में या फिर उससे आगे के फैक्ट दिए गए हैं। अब आपको करना ये है कि जब भी आप इस किताब का कोई अध्याय पढ़ते हैं तो उसके साथ ही आप 9th क्लास की किताब का अध्याय भी पढ़ेंगे। इससे आपको ही फायदा होगा। आप दोनों ही किताबों के जो तथ्य हैं उनको इंटीग्रेट कर पाएंगे, उनको अपनी नॉलेज में इंटीग्रेट करके आप उस टॉपिक की बेहतर समझ बना पाएंगे और लंबे समय तक आपको टॉपिक याद भी रहेगा। तो मेरा मानना है कि जब भी आप क्लास 11th की इस किताब का कोई अध्याय कवर करें तो 9th की अध्याय को भी कवर करें, जिससे कि आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से कंटेंट समझ में आ सके। तो चलिए अब अध्याय पर आते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों और मिट्टियों में भिन्नता जो है वो धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी का जो धरातल है वो सभी जगह पर एक जैसा नहीं है। कहीं कहीं पर आपको पर्वत देखने को मिलते हैं, तो कहीं कहीं पर आपको पठार, मैदान, खाइयाँ या फिर समुद्री तट ये सब देखने को मिलते हैं। तो धरातलीय स्वरूप के भिन्नता की वजह से यहाँ की चट्टानों में, यहाँ की मिट्टियों में भिन्नता पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की जो आयु है ये लगभग 46 करोड़ वर्ष है। देखिए, 46 करोड़ वर्ष या फिर इसको 4.6 अरब वर्ष भी कहा जा सकता है। तो पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है वो 46 करोड़ वर्ष या फिर 4.6 अरब वर्ष आयु है। पृथ्वी पर लगातार अंतर्जात और बहिर्जात जो बल हैं वो लगातार पृथ्वी पर दबाव डाल रहे हैं और इसकी वजह से पृथ्वी का जो भूआकृतियां हैं उनमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। देखिए, अंतर्जात बलों में पटल विरूपण बल है, ज्वालामुखीता है या फिर भूकंप वगैरह, ये सब अंतर्जात बल हैं। वहीं बहिर्जात बलों की बात करें तो बहिर्जात बलों में अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण ये सब आ जाते हैं। तो अंतर्जात और बहिर्जात जो दोनों ही बल हैं, इन दोनों बलों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप में भिन्नता आती है। भारत की हम बात करें, देखिए यहाँ पर हम चूंकि भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत की संरचना के बारे में, यहाँ की भूआकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत का विकास कैसे होता है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पूर्व काल में, यानी आज से करोड़ों साल पहले, लगभग 225 मिलियन ईयर एगो पृथ्वी पर केवल और केवल एकल महाद्वीप था। जैसे कि आज आप वर्तमान में देखते हैं, आज आपको 7 अलग अलग महाद्वीपों के खंड दिखाई देते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले पृथ्वी पर एक विशाल महाद्वीप था जिसका नाम पेंजिया था। कालांतर में क्या होता है कि पेंजिया का विभाजन होता है। पेंजिया का जो उत्तरी वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, वो लोरेसिया या फिर अंगारा लैंड के नाम से फेमस हुआ और जो निचला वाला हिस्सा, दक्षिण वाला हिस्सा था, ये गोंडवाना लैंड कहलाया। फिर से लोरेसिया और गोंडवाना लैंड, इनका भी विभाजन होता है। तो अंगारा लैंड या फिर लोरेंसिया के विभाजन से यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका और ग्रीनलैंड का विकास होता है। जबकि जो पेंजिया का दक्षिणी भाग था, जिसको गोंडवाना लैंड कहा गया है, इसके विभाजन से प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर का विकास हुआ। अब देखिए, जैसा कि आप लोग क्लास 11th की जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली किताब है, वहाँ पर आपने ये वाला इमेज देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होगा कि जो हमारी इंडियन प्लेट है ये पहले करोड़ों वर्ष पहले भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी और ये आकार में काफ़ी ज़्यादा विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान क्या हुआ कि ये प्लेट जो थी काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है दक्षिण पूर्व में और इंडियन प्लेट जो है उत्तर दिशा में खिसकने लगी है। जब इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी है तो ये यूरेशियन प्लेट से टकराई है। यूरेशियन प्लेट से टकराने के फलस्वरूप यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के जो अवसाद वगैरह होते हैं उनमें वलन पड़ जाते हैं और वलन पड़ने से, यहाँ पर अवसादों में वलन पड़ने से हिमालय की उत्पत्ति होती है और यहाँ पर उत्तर का जो गंगा मैदान है ये यहाँ पर फिर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर वही सब कहानी यहाँ पर दोहराई गई है। आगे यहाँ बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना और इसके क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम ये मुख्यतः अंतर्जनित
और बहिर्जनिक बलों और प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंत्यक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि जो आपकी इंडियन प्लेट है ये लगातार ऊपर उत्तर की ओर किस में धंस रही है, यूरेशियन प्लेट में धंस रही है, और यहाँ पर जो अंतर्जनित और जो बहिर्जनिक बल हैं ये भी कार्यरत हैं। तो इनके परिणाम स्वरूप जो हमारे यहाँ पर जो भूआकृतियाँ हैं उनका विकास हुआ है। भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो कि भौतिक लक्षणों पर आधारित हैं। तो यहाँ के 3 भूवैज्ञानिक खंड हैं भारत के, और ये जो भूवैज्ञानिक खंड हमने विभाजित किए हैं ये भौतिक लक्षणों पर आधारित हैं। इसमें एक तो है प्रायद्वीपीय खंड। देखिए ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये हिस्सा प्रायद्वीपीय खंड वाला हिस्सा है। ये पूरा हिस्सा आप जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ये प्रायद्वीपीय खंड वाला हिस्सा है। अगला इसमें हिस्सा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं वाला हिस्सा है। और इसके बीच में ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। तो अब हम आगे यहाँ पर डिटेल में भारत की जो भूआकृतियाँ हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बताया गया है कि किसी स्थान की जो भूआकृति है उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम होती है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इसके आधार पर भारत को निम्नलिखित भूआकृतिक खंडों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, यानी जो हिमालयन रेंज है उसकी बात की गई है। यहाँ पर हिमालय के बारे में बताया गया है कि जो आपका प्रायद्वीपीय खंड है, यानी ये वाला जो हिस्सा प्रायद्वीप वाला हिस्सा देख रहे हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा कठोर है, काफ़ी प्राचीन है। जबकि हिमालय क्या है, हिमालय कठोर नहीं है बल्कि लचीला है, दुर्बल है और युवावस्था में है। तो यहाँ पर वही कहानी दोहराई गई है कि कठोर और स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय की जो भूवैज्ञानिक संरचना है तरुण का मतलब युवावस्था में है, दुर्बल है और लचीली है। तेज बहाव वाली जो नदियां हैं ये लगातार हिमालय को अपरदित कर रही हैं और हिमालय जो है युवावस्था में है। ये पर्वत जो है यानी हिमालय पर्वत रेंज जो है वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक और अंतर्जनित बलों की जो अंतर्क्रियाएं हैं इनसे प्रभावित है। आपने देखा होगा कि हिमालय की रेंज में लगातार भूकंप आते हैं, भूस्खलन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो बहिर्जनिक और अंतर्जनित प्रक्रिया हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं। इसी वजह से यहाँ पर आपको भूकंप, भूस्खलन ये सब गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और छेप बनते हैं। वलन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो अवसाद वगैरह होते हैं उनमें दबाव पड़ने से वलन बनते हैं। भ्रंश का मतलब गैप क्रिएट होना। छेप का मतलब देखिए, छेप का मतलब होता है कि जो आपने देखा होगा कोई पहाड़ी खंड है, मान लीजिए ये पहाड़ी है, तो पहाड़ी का जो इस तरह से हिस्सा जो क्रिएट हो जाता है इसको छेप कहा जाता है। इस तरह से पहाड़ी के आगे का हिस्सा क्रिएट हो जाता है, इसको छेप कहा जाता है। तो ये सब जो अंतर्जनित और बहिर्जनिक जो प्रक्रियाएं कार्यरत करती हैं इनसे क्या पड़ता है, अवसादों में वलन पड़ते हैं, भ्रंश बनते हैं और छेप बनते हैं। इसमें जो है हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल हैं। देखिए हिमालय पर्वत आपका ये हिस्सा जो है हिमालय पर्वत का है और ये आपकी उत्तर पूर्वी ये पहाड़ियां आ जाती हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लास 9th में हमने जो हिमालय की श्रृंखलाएं हैं उनके अकॉर्डिंग अध्ययन किया था। हमने वहाँ पे पार हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक के आधार पर अध्ययन किया था। यहाँ पर जो हम क्लास 11th में अध्ययन करेंगे यहाँ पर हम प्रादेशिक आधार पर अध्ययन करेंगे। तो आपको ये अंतर याद रखना है। इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम क्लास 11th की किताब के साथ साथ 9th के अध्यायों को भी पढ़ेंगे, जिससे कि दोनों के तथ्यों को हम समाकलित कर पाएँ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके, दोनों को चीज़ों को हम कोरिलेट कर पाएँ। तो क्लास 9th में हमने जो हिमालय की समानांतर श्रृंखलाएं थी, पर्वत श्रृंखलाएं थी, उनके आधार पर अध्ययन किया था। जबकि हम यहाँ क्लास 11th में क्या करेंगे, प्रादेशिक आधार पर अध्ययन करेंगे। तो हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनमें पार हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक जो हैं ये प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कहाँ से कहाँ तक, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक ये फैली हुई हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां जो हैं पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हैं। देखिए ये जो है, ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र ये दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र है। यहाँ पर दिशा कैसी है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घूम जाती हैं। देखिए ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये अरुणाचल वाला रीजन है। यहाँ पर दिशा कैसी है, देखिए यहाँ पर हिमालय की दिशा, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ दिशा को, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दक्षिण पश्चिम से कैसी है, उत्तर पूर्व की ओर है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ कैसी हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश के बाद जो हिमालय की श्रृंखला हैं दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर रीजन है, यहाँ पर हिमालय की जो पहाड़ियों की दिशा है ये उत्तर दक्षिण दिशा है। अब देखिए यहाँ पर हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है उसकी लंबाई बताई गई है कि यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है।
इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल रीजन में 160 किलोमीटर तक है। यानी यहाँ पर बताया गया कि श्रृंखला की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 2500 किलोमीटर के करीब है। जबकि इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है जम्मू कश्मीर रीजन में, यानी इस रीजन में सर्वाधिक है, यहाँ पर करीब 400 किलोमीटर के करीब है। और जैसे जैसे हम पूर्व में पहुँचते जाएंगे तो पूर्व में इसकी चौड़ाई लगभग 160 किलोमीटर के करीब रह जाती है। हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है ये पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक है। देखिए सोचने वाली बात यह कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई जो है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कश्मीर रेंज है या फिर लद्दाख जो रेंज है, यहाँ पर हिमालय पर्वत की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, बल्कि जैसे जैसे आप पूर्व में बढ़ते जाएंगे इस साइड में तो यहाँ पर हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है ये पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक है। तो इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि संसार की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो आपको इसी रेंज में देखने को मिलेंगी। खास करके एवरेस्ट वगैरह जो चोटियां हैं वो पूर्वी हिमालय की रेंज में देखने को मिलेंगी। हिमालय का जो ढाल है ये उत्तरी भाग की तुलना में दक्षिणी भाग में अधिक तीव्र है, यानी इसका जो उत्तर वाला भाग है इसकी तुलना में इसका जो दक्षिणी वाला भाग है वो ज़्यादा तीव्र ढाल वाला है। उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भूआकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। तो हिमालय के यहाँ उपखंड बताए गए, कौन कौन से उपखंड हैं। देखिए यहाँ पर प्रादेशिक विभाजन किया गया है, फिर से मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर हिमालय को प्रादेशिक आधार पर डिवाइड किया गया है। जबकि 9th में हमने जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके आधार पर इसका विभाजन देखा था। क्लास 11th में हम लोग प्रादेशिक विभाजन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाती है कश्मीर या फिर उत्तरी पश्चिमी हिमालय। देखिए कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे कि इसमें काराकोरम रेंज है, लद्दाख है, जास्कर है और पीर पंजाल है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लद्दाख श्रेणी है, जास्कर है, पीर पंजाल है। ये सब श्रेणियाँ कहाँ हैं? कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में है। कश्मीर हिमालय का जो उत्तर पूर्वी भाग है, यानी इसका जो उत्तर पूर्वी भाग यानी ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें लद्दाख आता है। तो लद्दाख जो है ठंडा मरुस्थल है और ये लद्दाख जो है ये बृहद हिमालय और काराकोरम रेंज के बीच में स्थित है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल जो श्रेणी है इसके बीच में विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और अलवड़ीय झीलें यानी मीठे पानी की झीलें, जैसे कि डल झील श्रीनगर में है, बुलर झील जो है बांडीपुरा जिले में पड़ती है। तो ये झीलें भी इस रेंज में पाई जाती हैं। यानी बृहद हिमालय और पीर पंजाल वाली जो रेंज है इनके बीच में आपकी कश्मीर घाटी है और कुछ अलवड़ी झीलें हैं जिनमें कि डल झील है। डल झील जो है श्रीनगर में पड़ती है और बुलर झील जो है ये बांडीपुरा में पड़ती है। साथ ही यहाँ पर इस रेंज में यानी कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय में कुछ आपको लवणयुक्त झीलें भी देखने को मिलेंगी। जैसे आपने सुना होगा जो पेंगोंग सो झील है जिस पर 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी, आपको याद होगा, सीन याद आ गया होगा। 3 इडियट मूवी की जो फुंगसुक बांगड़ू है, यहाँ पर वो अपना जो है काइट को उड़ा रहा होता है, ड्रोन उड़ा रहा होता है, तो वो जो शूटिंग हुई है वो पेगोंग सो झील के किनारे ही हुई है। तो पेगोंग सो झील जो है ये लेह में पड़ती है और यहाँ पर एक और झील है सोमरीरी झील, ये भी लेह में पड़ती है। तो ये कैसी झीलें हैं? ये लवणयुक्त या फिर नमकीन पानी की झीलें हैं। इसके अलावा यहाँ पर दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ हैं, बाल्टोरो और सियाचिन, वो भी इसी प्रदेश में पाई जाती हैं। देखिए कश्मीर हिमालय जो है करेवा के लिए फेमस है। करेवा जो है ये हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। यानी एक तरह की करेवा मिट्टी है जिसमें हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ जमाव होता है। और करेवा जो है ये केसर या फिर जाफरान की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। यानी करेवा वाली मिट्टी में केसर की खेती की जाती है। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं। दर्रों के जरिए ही हम हिमालय को पार कर सकते हैं। तो बृहद हिमालय में जोजिला है, पीर पंजाल में बनिहाल है, जास्कर श्रेणी में फोटुला है और लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला है। तो ये यहाँ के महत्वपूर्ण दर्रे यहाँ पर स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिंध और इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। तो सिंध और इसकी सहायक नदियाँ झेलम और चिनाब जो हैं वो इस क्षेत्र को अववाहित करती हैं। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी हैं, जैसे कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ, ये भी यहीं पर स्थित हैं। जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, ये झेलम नदी के किनारे स्थित है और झेलम नदी के विसर्पी भाव की वजह से डल झील का निर्माण हुआ है। यानी कि झेलम नदी का जो विसर्पी भाव है, जब नदी प्रौढ़ावस्था में पहुंचती है तो इसके बहाव में या इसके फ्लो में ढाल में कमी आती है, तो ऐसे करके विसर्प के रूप में बहने लगती है। तो झेलम नदी के विसर्पी भाव की वजह से डल झील का निर्माण हुआ है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में, यानी कि जो आपकी कश्मीर हिमालय है इसके दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती हैं, लंबवत घाटियाँ पाई जाती हैं जिन्हें दून कहा जाता है। इनमें जम्मू दून और पठानकोट दून ये काफ़ी ज़्यादा प्रमुख हैं। इसके बाद है आपका हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। देखिए हमने अब तक कश्मीर हिमालय के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय ये जो रेंज है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हिमालय का ये वाला जो हिस्सा है ये पश्चिम में रावी नदी, जैसा कि आप देख रहे हैं पश्चिम में ये रावी नदी है
और इस साइड में यहाँ पे पड़ती है पूर्व में काली नदी, यहाँ पे काली नदी पड़ती है जो कि आपकी घाघरा नदी की सहायक नदी है, इनके बीच में हिस्सा वाला पड़ता है। यह भारत के दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है, यानी जो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय वाला जो रीजन है ये सिंधु और गंगा नदी तंत्र के द्वारा अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ रावी, ब्यास और सतलुज ये सभी कैसी हैं, ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, जबकि यमुना और घाघरा जो हैं ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं, वो इस प्रदेश के अंदर बहती हैं। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। देखिए यहाँ बताया गया है हिमाचल हिमालय का जो उत्तरी भाग है, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये हिमाचल हिमालय का जो ऊपर वाला उत्तर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है और लाहौल और स्पीति जिले भी इसी उपमंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि उत्तराखंड में गंगोत्री, मिलाम और पिंडार ये मुख्य हिमनद हैं। ये मुख्य हिमनद कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। गंगोत्री, मिलाम और पिंडार जो हिमनद हैं ये उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं। इस खंड में हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय। देखिए लघु हिमालय के यहाँ पर हिमाचल में और उत्तराखंड में अलग अलग नाम हैं। हिमाचल में लघु हिमालय को धौलाधार कहा जाता है, जबकि उत्तराखंड में लघु हिमालय को नागटिब्बा या नागटिब्बा कहा जाता है और यहाँ पर शिवालिक श्रेणियाँ स्थित हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों में आपको डिफरेंस याद रखना है। शिवालिक श्रेणी जम्मू कश्मीर रेंज में नहीं पाई जाती है। शिवालिक श्रेणी आपको यहीं से देखने को मिलती है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हिमालय की तीन मुख्य श्रृंखलाएं हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ। शिवालिक शब्द की जो उत्पत्ति है वो देहरादून के नज़दीक शिवावाला में पाए जाने वाले जो भूगर्भिक संरचनाएं या रचनाएं हैं उनसे शिवालिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं, एक तो शिवालिक है और दूसरा दून है। शिवालिक जो है हिमालय की सबसे अंतिम श्रृंखला है, जैसा कि आप लोग जानते हैं सबसे अंतिम वाली श्रृंखला जो है शिवालिक श्रृंखला है। सबसे पहली बोल सकते हैं या सबसे अंतिम श्रृंखला, अगर ऊपर से देखेंगे तो सबसे अंतिम है और नीचे से देखेंगे, साइड से देखेंगे उत्तर की तरफ से तो सबसे पहली श्रृंखला शिवालिक ही है। तो यहाँ की जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं वो शिवालिक और दून है। और यहाँ पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून में चंडीगढ़, कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरकी दून और कोटा दून शामिल हैं। इनमें जो देहरादून है ये सबसे बड़ी घाटी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर भी हैं, जैसे कि धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत भी इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। आगे यहाँ बताया गया है कि बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया नामक खानाबदोश समुदाय के लोग निवास करते हैं। खानाबदोश उन लोगों को कहा जाता है जो किसी एक स्थान पर आवास बनाकर नहीं रहते हैं, बल्कि ऋतुओं के अनुसार ये लोग प्रवास करते रहते हैं, अर्थात ऋतुओं में परिवर्तन होने पर ये लोग अपना आवास बदलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को खानाबदोश समुदाय या फिर घुमक्कड़ी समुदाय भी कहा जाता है। ये लोग गर्मियों के सीजन में बुग्याल क्षेत्रों में चले जाते हैं। ऊंचाई पर स्थित जो घास के मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल कहा जाता है। तो गर्मियों के सीजन में ये लोग बुग्याल रीजन में चले जाते हैं और जब सर्दियां आती हैं तब ये लोग नीचे घाटियों में लौट आते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध फूलों की घाटी और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जो क्षेत्र हैं ये उत्तराखंड वाली रीजन में पड़ते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में कई प्रयाग भी हैं। प्रयाग का मतलब है नदी संगम है। तो उत्तराखंड रीजन में कई सारे प्रयाग भी देखने को मिलते हैं, जिनमें देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग और रुद्र प्रयाग जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अब आगे नोट के रूप में यहाँ पर फूलों की घाटी के बारे में बताया गया है कि फूलों की घाटी की जो खोज हुई है उसका श्रेय ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथे, R.L. होल्ड्सवर्थ और एरिक सेप्टन को जाता है। ये लोग 1931 में माउंट केमेट के सफल अभियान के बाद इस रीजन में संयोग से पहुंच गए थे। तो ऐसे करके इस फूलों की घाटी की खोज हुई। फूलों की घाटी वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में पड़ती है। इसे वर्ष 1982 में भारत का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और वर्तमान में अब यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं जो कि फूलों की घाटी से संबंधित हैं। अब इसके अलावा तीसरा वाला जो रीजन है वो है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय वाला। देखिए ये जो छोटा सा रीजन देख रहे हैं ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय वाला रीजन है। इस रीजन के पश्चिम में नेपाल हिमालय है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके पश्चिम में साइड में यहाँ पर नेपाल हिमालय पड़ता है और इसके पूर्व में जो है भूटान हिमालय है। यह क्षेत्र जो है कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों और तेज बहने वाली नदियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है, जबकि यहाँ पर तेज बहने वाली नदियों में तीस्ता नदी आ जाती है। तो तीस्ता नदी इसका एक उदाहरण है जो कि तेज बहती है। इस पर्वतीय क्षेत्र के उत्तरी उच्च भाग में लेप्चा जनजाति और यहाँ का जो दक्षिणी निम्न भाग है, यानी यहाँ पर इसका जो उत्तरी वाला भाग है, उत्तरी उच्च भाग जो है यहाँ पर लेप्चा जनजाति निवास करती है। और इसका जो दक्षिणी निम्न भाग है, विशेष करके जो निचला वाला भाग है जो कि वेस्ट बंगाल से टच करता है, तो इस क्षेत्र में खासकर दार्जिलिंग वाले रीजन में यहाँ पर नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जो जनजातियाँ हैं इनके लोगों का यहाँ पर मिश्रण पाया जाता है।
यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पे बताया गया है कि शिवालिक से भिन्न इस क्षेत्र में दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। दुआर का मतलब होता है कि मंद ढाल वाले जो क्षेत्र हैं, मंद ढाल वाले जो पर्वतीय इलाके हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे कि मध्यम ढाल, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी और संपूर्ण वर्ष वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ पर चाय के बागान लगाए थे और आज भी यहाँ पर इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय जो रीजन है ये अपने रमणीय सौंदर्य के लिए, वनस्पति जात के लिए, प्राणी जात के लिए और आर्किड के लिए जाना जाता है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला का चौथा जो क्षेत्र है वो है अरुणाचल हिमालय वाला। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भूटान हिमालय से स्टार्ट होकर पूर्व में दिफू दर्रे तक फैला हुआ है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, यानी अगर आप इसकी दिशा देखेंगे तो इसकी दिशा कैसी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू और नामचा पर्वत शामिल हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गार्ड बनाने वाली नदियों के द्वारा विच्छेदित होती हैं। यानी ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं कांगतू और नामचा पर्वत, यहाँ पर उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज भाव वाली नदियाँ यहाँ पर बह रही हैं, जो कि यहाँ पर गहरे गार्ड बनाती हैं, तो उनके द्वारा ये पर्वत श्रेणियाँ विच्छेदित होती हैं। नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गार्ज बनाती है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो नदी आप देख पा रहे हैं सांगपो नदी, यहाँ नामचा बरुआ से टर्न लेती है और यहाँ पर एक गहरा गार्ज बनाकर यहाँ पर ये एंटर करती है। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये 12 नदियाँ हैं और यहाँ पर ये बहुत सारे जलप्रपात बनाती हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार हैं, यानी यहाँ पर पश्चिम से पूर्व में, यानी इस रीजन से, ये आपका पश्चिमी रीजन है और ये आपका पूर्वी रीजन है, तो पश्चिम से पूर्व यहाँ पर जनजातियों का क्रम बताया गया है। मोनपा, अबोर, मिश्मी, निशी और नागा यहाँ की कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं जो जिनका बसावट का क्रम बताया गया है, पश्चिम से पूर्व में ये बसी हुई हैं। अधिकांश यहाँ की जो जनजातियाँ हैं ये जूम खेती करती हैं। जूम खेती के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। जूम खेती में क्या होता है कि जंगल के एक भाग को आग लगाकर साफ कर दिया जाता है, फिर वहाँ पर जो आपके पारंपरिक औजार होते हैं उनकी मदद से वहाँ पर खेती की जाती है। कुछ समय के बाद जब वहाँ की भूमि अनुर्वर हो जाती है, वहाँ की उर्वरता कम हो जाती है, तो ये लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं और नए स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती होती है उसको स्थानांतरित कृषि या फिर जूम खेती कहा जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि जिसे स्थानांतरित कृषि या फिर स्लैश और बर्न कृषि भी कहा जाता है। अगला क्षेत्र है यहाँ पर पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, यानी ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत वाला हिस्सा है। और हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की जो दिशा है उत्तर से दक्षिण है, यानी इनकी दिशा आप देख पा रहे हैं उत्तर से दक्षिण दिशा है। उत्तर में ये पटकाई बूम पहाड़ियाँ जो है अरुणाचल रीजन में पड़ती हैं, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में है, मणिपुर पहाड़ियाँ जो है मणिपुर में पड़ती हैं और दक्षिण में ये मिजो या फिर लुसाई पहाड़ियों के रूप में जानी जाती हैं। दक्षिण में आप देख पा रहे हैं मिजो पहाड़ी या फिर लुसाई पहाड़ी के नाम से ये जानी जाती हैं। यहाँ पर भी अनेक जनजातियाँ रहती हैं जो कि जूम या फिर स्थानांतरित खेती करती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो पहाड़ियाँ हैं ये छोटे बड़े नदी नालों के द्वारा अलग होती हैं। बराक जो है ये मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है और बराक जो है मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर घाटी की बात करें तो मणिपुर घाटी के मध्य में लोकटक झील स्थित है और ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। मिजोरम, देखिए मिजोरम को मोलेसिस बेसन भी कहा जाता है। मोलेसिस बेसन का अर्थ ये है कि यहाँ का जो मिजोरम है ये मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना हुआ है, इसी वजह से इसको मोलेसिस बेसन भी कहा जाता है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली जो नदियाँ हैं ये सब चिंदबिन नदी की सहायक नदियाँ हैं और चिंदबिन नदी जो है ये म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी जो है उसकी सहायक नदी है। हिमालय पर्वतमाला के बाद दूसरे नंबर पर अब आपका आ जाता है उत्तरी भारत का मैदान। देखिए उत्तरी भारत का मैदान वास्तव में एक भू अवनत गर्त है और इसका निर्माण जो है मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में, अर्थात आज से लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला जो खंड है ये आपका उत्तर भारत का मैदान वाला खंड है, जो कि आप यहाँ पर इस लाइन के बीच में देख पा रहे होंगे। अब देखिए उत्तर भारत के मैदान को यहाँ पर भू अवनत गर्त बोला गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? आप लोगों ने क्लास 9th की जब ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी आपने प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमारे भारत में हमारा जो हिमालय वाला खंड है ये निर्मित हुआ है, कैसे भारत का जो समतल मैदान है उत्तर भारत का मैदान कैसे निर्मित हुआ है, उस प्रक्रिया के बारे में आपने जाना था। वही प्रक्रिया हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पर फिर से जानेंगे ताकि चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएं। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भूखंड है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है लगातार
उत्तर दिशा में ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो प्राचीन समय में क्या था, प्राचीन समय में जब आपका प्रायद्वीपीय भूखंड उत्तर की ओर बढ़ रहा था, तो जहाँ पर आज आप उत्तर भारत का मैदान देखते हैं, यहाँ पर कभी तैथित भूसागर हुआ करता था। यहाँ पर तैथित भूसागर ऐसे हुआ करता था। जब आपका जो प्रायद्वीपीय भूखंड है लगातार ऊपर की ओर बढ़ता गया, तो तैथित भूसागर का संकुचन होता गया। तो तैथित भूसागर के संकुचन होने से तैथित भूसागर के जो अवसाद थे, उन अवसादों में वलन पड़ने लगा, और वलन पड़ने से क्या होता है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर तैथित भूसागर जो था वो खत्म हो जाता है यहाँ से, और यहाँ पर उसके स्थान पर एक गर्त बन जाता है, जिसको भू अवनत गर्त या फिर उत्तर भारत के मैदान के रूप में आज हम लोग जानते हैं। समय के साथ साथ क्या होता है, समय के साथ ये होता है कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अपने साथ जो भी अवसाद लेकर आती हैं, उन अवसादों का निक्षेपण इसी गर्त में करती हैं। तो समय के साथ साथ हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के द्वारा ये जो भू अवनत गर्त है ये समतल हो जाता है, पट जाता है। तो ऐसे करके उत्तर भारत का समतल मैदान तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर वही कहानी बताई गई है सेकंड वाली लाइन में कि उत्तरी भारत का जो मैदान है ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से लेकर पश्चिम में लंबाई जो है लगभग 3200 किलोमीटर है, और इसकी जो औसत चौड़ाई है ये 150 से लेकर 300 किलोमीटर के बीच में है। यहाँ पर जो जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई है वो 1000 से 2000 मीटर के बीच में है। यानी यहाँ पर जलोढ़ निक्षेप की जो अधिकतम गहराई है वो 1000 से लेकर 2000 मीटर के बीच में है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 4 भागों में बांट सकते हैं, भाबर, तराई, खादर और बांगर। यानी उत्तरी भारत के मैदान को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर भाबर है, फिर आपका तराई है, फिर आपका खादर है, फिर बांगर है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाबर प्रदेश की। तो देखिए जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ शिवालिक पट्टी से बिल्कुल चिपका हुआ शिवालिक के गिरिपाद वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये आपका पूरा जो क्षेत्र है ये भाबर प्रदेश वाला क्षेत्र है। भाबर जो है ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। शिवालिक के जो गिरिपाद है उसके समानांतर ये पट्टी फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां जो हैं यहाँ पर भारी जलभार जैसे कि बड़े सैल और गोलास में जमा कर देती हैं, और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। देखिए क्या होता है कि हिमालय के गिरिपाद से जो नदियां यहाँ पर निकलती हैं, तो नदियां जो है हिमालय से निकलने पर हिमालय से बड़े बड़े सैल खंडों को, बड़े बड़े गोलास्मों को अपने साथ बहाकर लाती हैं, और जैसे ये धरातल पर पहुंचती हैं तो बड़े बड़े सैल खंडों और गोलास्मों का निक्षेपण करना आरंभ कर देती हैं, क्योंकि बड़े वाले पदार्थ पहले निक्षेपित होते हैं। तो यहाँ पर भाबर प्रदेश में बड़े वाले जो सैलखंड हैं, बड़े वाले जो पत्थर हैं वो पहले यहाँ पर निक्षेपित होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बड़े सैलखंडों के निक्षेपण की वजह से यहाँ पर जो नदियों की धाराएं होती हैं वो इनके नीचे विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है बड़े सैलखंडों और गोलास्मों का क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र जो है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। भाबर के बाद फिर इसके नीचे आ जाती है तराई। तो भाबर के दक्षिण में जो है तराई क्षेत्र है, और तराई क्षेत्र की जो चौड़ाई है ये 10 से लेकर 20 किलोमीटर के बीच में है। भाबर क्षेत्र में जो लुप्त नदियां होती हैं वो तराई क्षेत्र में धरातल पर निकलकर प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि नदियां जो हैं जब तराई क्षेत्र में निकलती हैं तो यहाँ नदियों की कोई निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, कोई निश्चित एक धारा नहीं होती है। जैसे यहाँ पर हम समझा देते हैं, जैसे ये पत्थर है, बहुत सारे पत्थर हैं, इन पत्थरों के नीचे से जब नदी की धाराएं ऐसे निकलेंगी तो यहाँ पर क्या है, कोई एक धारा तो होगी नहीं, बहुत सारी वाहिकाएं होंगी, बहुत सारी धाराएं होंगी। तो जब ये यहाँ पर तराई क्षेत्र में यहाँ पर निकलेंगी तो क्या होगा, यहाँ पर एक पूरा का पूरा दलदली क्षेत्र यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है कि ये क्षेत्र जो है अनूप या फिर दलदल बन जाता है, जिसे तराई क्षेत्र कहते हैं। चूंकि ये पूरा क्षेत्र दलदली क्षेत्र है तो ये क्षेत्र जो है प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ क्षेत्र होता है, और ये विभिन्न प्रकार के वन प्राणियों का घर भी है। इसके बाद आ जाता है आपका बांगर प्रदेश। बांगर जो है ये उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से पंजाब और यूपी के मैदानी भागों में पाया जाता है। देखिए बांगर प्रदेश जो है नदियों के बाढ़ वाले मैदानों के तल के ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, और नदियों का जल नहीं पहुँच पाने की वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चूंकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी की जो उर्वर क्षमता है ये समय के साथ कम होती चली गई है, इसी वजह से ये क्षेत्र जो है कृषि कार्य के लिए बहुत कम उपयोगी होता है। बांगर प्रदेश में अपक्षय की वजह से लगातार यहाँ अपक्षय हुआ है, तो अपक्षय की वजह से भूमि के ऊपर की जो मुलायम मिट्टी है ये नष्ट हो गई है, और अब इसके स्थान पर यहाँ पर ककरीली भूमि मिलती है। यानी यहाँ पर लगातार अपक्षय होने की वजह से जो बांगर प्रदेश की ऊपर की लेयर है मिट्टी की वो नष्ट हो गई है, और ककरीली भूमि की एक लेयर निकल आई है। तो ऐसी भूमि को भूड़ कहा जाता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, भूड़ के बारे में पूछा गया है पीसीएस में। बांगर प्रदेश में कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा सिंचाई की गई है। तो सिंचाई कार्यों की अधिकता वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर नमकीन एक सफेद परत जमीन पर आपको बिछी हुई दिखाई देती है, और इस सफेद परत को मृदा को इस सफेद परत वाली जो मृदा होती है इसको रेह अथवा कल्लर कहा जाता है। यानी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं बांगर प्रदेश में जहां पर बहुत ज्यादा सिंचाई की गई है। तो बहुत ज्यादा सिंचाई की वजह से क्या होता है कि जो नमकीन सफेद परत होती है वो मिट्टी के ऊपर बिछ जाती है,
तो ये जो सफ़ेद परत वाली जो मृदा होती है इसको रेह अथवा कल्लर कहा जाता है। अगला है आपका खादर भूमि। देखिए, नदियों की घाटियों के समानांतर नए जलोढ़ के जमाव को खादर भूमि कहते हैं। ये नदी की जो घाटी है, नदियाँ लगातार हर साल नदियों में बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने से नदियों का जो पानी होता है आसपास की घाटियों में यहाँ पर फैल जाता है। तो नदियों का जो पानी आसपास की घाटी में जब पहुँचता है तो ये अपने साथ लाए हुए अवसादों का आसपास के इलाकों में जमाव कर देता है। तो इस नए जलोढ़ के जमाव को खादर कहा जाता है। यह उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्मित है। इसमें जो है कांप मिट्टी भी पाई जाती है। खादर क्षेत्र जो है नदियों के निचले हिस्से में स्थित होता है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जमा हो जाती है। इसका विस्तार जो है पूर्वी यूपी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। यह क्षेत्र जो है कृषि कार्य हेतु बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है और इस क्षेत्र में जो भूमिगत जलस्तर है वो ऊंचा होता है, क्योंकि हर साल नदियों में बाढ़ आती है। तो नदियों में बाढ़ आने की वजह से यहाँ पर नए जलोढ़ का जमाव भी होता है और नए जलोढ़ के जमाव के साथ साथ यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी ऊंचा बना रहता है। खादर भूमि की मृदा जो होती है खादर भूमि की, इसमें चीका की अधिकता होती है। देखिए, चीका मिट्टी वह मिट्टी होती है जिसमें लंबे समय तक पानी भरा रहता है, तो ऐसी मिट्टी चीका मिट्टी बन जाती है। तो खादर भूमि की मिट्टी जो है इसमें चीका की अधिकता होती है जो इसे नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। ये वाला जो क्षेत्र है ये चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की कृषि हेतु बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर लगभग हर प्रकार की फसल यहाँ पर उगाई जाती है। अब देखिए, उत्तर भारत के मैदान के बारे में कुछ कुछ चीज़ें और भी बताई गई हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण शिलाकृतियाँ जैसे कि बालू रोदिका, यानी कि जो नदियाँ हैं नदियों के साइड से जो बालू रोदिका बनती है, विसर्प बनते हैं। प्रौढ़ावस्था में जब नदियों का ढाल मंद हो जाता है तो ढाल मंद होने से नदी इस तरह से विसर्प बनाती है। गोखुर झीलें बनती हैं। जब यहाँ पर विसर्प जो कट जाते हैं, कट के पृथक हो जाते हैं, तो यहाँ पर गोखुर झील का निर्माण होता है और गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। गुम्फित नदियों का मतलब ये होता है कि नदी का जो आधार तल है, अगर आधार तल में बहुत ज़्यादा अवसाद जमा हो जाते हैं तो नदियों का जो आधार तल है वो बहुत उथला हो जाता है। तो ऐसे करके नदी जो है गुम्फित नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी का जो मैदान है ये नदी द्वीप और बालू रोदिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली जो विशाल नदियां हैं ये अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा। देखिए, जब ये नदियां जो हैं एक लंबा रास्ता तय करने के बाद समुद्री मुहाने पे पहुंचती हैं, तो समुद्री मुहाने पे पहुंचने पे इनका जो ढाल है अत्यंत मंद हो जाता है। तो ऐसे में ये दूर तक अपने अवसादों का, अपने साथ लाए हुए अवसादों का निक्षेपण करती हैं। तो ऐसे करके वहाँ पर एक डेल्टा, इन त्रिभुजाकार एक आकृति है डेल्टा, इसका निर्माण होता है। सामान्य तौर पर डेल्टा जो है एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से लेकर 100 मीटर होती है। आगे यहाँ बताया गया है कि हरियाणा और दिल्ली जो है, हरियाणा और दिल्ली राज्य ये सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक का काम करते हैं। यानी हरियाणा और दिल्ली जो राज्य हैं ये सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, यानी ये उत्तर पूर्व से साइड से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले दुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री पर मुड़ जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले दुबरी के समीप यह नदी जो है 90 डिग्री पर दक्षिण की ओर ये मुड़ जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यहाँ पर हल्की सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब तीसरे नंबर पर है आपका प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई जो है 600 से लेकर 900 मीटर के बीच में है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से लेकर दिल्ली तक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक, पश्चिम में गिर पहाड़ियों और दक्षिण में इलायची या कार्डमम हिल्स और उत्तर पूर्व में शिलांग और कार्बी एंगलों पठार तक इसका विस्तार है। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी से दिल्ली तक इसका विस्तार है, पश्चिम में गिर श्रेणी तक इसका विस्तार है, पूर्व में यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ वहाँ तक इसका विस्तार है, दक्षिण में जो है कार्डमम या फिर इलायची जो हिल्स हैं वहाँ तक इसका विस्तार है, और उत्तर पूर्व में मेघालय या शिलांग का पठार है और कार्बी एंगलों का पठार है, वो भी इसी का पार्ट है, वहाँ तक इसका विस्तार है। पश्चिम बंगाल में जो मालदा भ्रंश है यानी मालदा गैप है, ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो आप देख रहे हैं उत्तर पूर्व वाला हिस्सा जिसमें कि मेघालय पठार और कार्बी एंगलोंग पठार शामिल है, ये भी आपका प्रायद्वीपीय भूखंड ही है। हालांकि इनके बीच में यहाँ पर एक भ्रंश पाया जाता है, गैप पाया जाता है, जिसको मालदा भ्रंश या मालदा गैप कहा जाता है। समय के साथ साथ ये मालदा भ्रंश जो है नदियों के द्वारा, नदियों के अवसादों के द्वारा ये पाट दिया गया है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं।
देखिए प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तर पश्चिमी वाला भाग है, ये वाला भाग है, और ये उत्तरी भाग है, यहाँ पर नदी खड्ड और महाखड्ड पाए जाते हैं। जैसे चंबल, भिंड और मोरेना के जो खड्ड हैं, जिन्हें उत्खात भूमि भी कहा जाता है, तो वो खड्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय जो पठार है, ये मुख्यतः प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है, और कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। यानी प्रायद्वीपीय पठार की जो संरचना है, यहाँ की जो चट्टानी संरचना है, वो नाइस और ग्रेनाइट से बनी हुई है, और कैम्ब्रियन वाले कल्प से ये भूखंड जो है एक कठोर खंड के रूप में खड़ा हुआ है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारे पठार शामिल हैं, यानी ये अनेक पठारों से मिलकर बना है, इसलिए इसे पठारों का पठार भी कहते हैं। जैसे इसमें हजारीबाग का पठार है, पालामू पठार है, रांची पठार है, मालवा पठार है, कोयम्बटूर पठार है, कर्नाटक पठार है, तो ये सारे पठार शामिल हैं। इसी वजह से प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। यानी प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है और सबसे स्थिर भूभाग है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंपीय हलचलें वगैरह नहीं होती हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों और खंड भ्रंश से प्रभावित है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको उत्तर भारत का जब मैदान बता रहे थे, तो हमने आपको बताया था जो आपका प्रायद्वीपीय भूखंड है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने की वजह से क्या है, लगातार यहाँ पर ऊर्ध्वाधर हलचलें हो रही हैं। यहाँ के जो अंतर्जनित बल हैं वो लगातार कार्य कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर लगातार ऊर्ध्वाधर हलचलें हुई हैं, जहाँ पर जगह जगह पर खंड भ्रंश भी बने हैं, यानी यहाँ पर रिफ्ट घाटी वगैरह भी निर्मित हुई हैं। तो रिफ्ट घाटी वगैरह निर्मित होने की वजह से यहाँ पर कुछ कुछ ऐसी संरचनाएं विकसित हुई हैं जो कि रिफ्ट घाटियों के खंड भ्रंश के उदाहरण हैं। जैसे नर्मदा और तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत, ये इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यह क्षेत्र जो है बड़े स्तर पर अनाच्छादन से प्रभावित रहा है, और यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं अपरदन के बाद अपशिष्ट प्रकार की हो गई हैं। चूँकि प्रायद्वीपीय भूखंड आपका जो है सबसे प्राचीनतम भूखंड है, तो प्राचीनतम भूखंड होने की वजह से यहाँ पर क्या है, प्राचीन काल से ही यहाँ पर अपक्ष और अपरदन की प्रक्रियाएं हुई हैं। तो इसकी वजह से जो इसकी ऊपरी परत है वो लगातार घिसती चली गई है। तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, ये हिमालय की तुलना में यहाँ की पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, क्योंकि ये समय के साथ अपरदित हो गई हैं और घिस गई हैं। तो यहाँ की पहाड़ियाँ कैसी हैं, अवशिष्ट प्रकार की पहाड़ियाँ हैं। जैसे अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स का विस्तार गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक है। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे पड़ती हैं। जावादी हिल्स जो है तमिलनाडु में है। वेलिकोंडा श्रेणी जो है आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा श्रेणी भी आंध्र प्रदेश में है। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ जो है ये भी उड़ीसा में है। तो ये सभी पहाड़ियाँ जो है अवशिष्ट प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, यानी हिमालय की तुलना में पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ियाँ जो है अनाच्छादन से प्रभावित रही हैं। इसकी वजह से पहाड़ियाँ जो है समय के साथ साथ ये घिस गई हैं। सामान्यतः प्रायद्वीप की जो ऊंचाई है ये पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। यानी प्रायद्वीपीय भूखंड का जो पश्चिमी वाला हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ऊंचा है, ये वाला हिस्सा ऊंचा है, जबकि जो आपका पूर्व वाला इसका जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये नीचा है। तो प्रायद्वीपीय खंड की जो ऊंचाई है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। ऐसे करके ये पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, और यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की जो अधिकांश नदियों का बहाव है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। यानी यहाँ की जो अधिकांश नदियाँ हैं इस साइड से निकलती हैं और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। यहाँ प्रवाहित होने वाली सभी नदियाँ आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। आधार तल को प्राप्त करने का मतलब क्या है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं वो अपने अंतिम अवस्था में पहुँच चुकी हैं। जैसे हिमालय की जो नदियाँ हैं वो सब युवावस्था में हैं, तो युवावस्था में होने की वजह से वो अपनी घाटी को और गहरा और चौड़ा कर रही हैं, लगातार अपनी घाटी को काटती जा रही हैं। अब चूंकि जो आपका प्रायद्वीपीय भूखंड है वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है, हिमालय से बहुत ज़्यादा प्राचीन है, तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो अपनी घाटी को बहुत ज़्यादा काटती चली गई हैं। काटने की वजह से क्या है, अपने आधार तल में ही पहुँच गई हैं। अब उससे ज़्यादा वो कटाव नहीं कर सकती हैं। तो इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ प्रवाहित होने वाली जो सभी नदियाँ हैं वो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, और नदियों के अंतिम अवस्था में होने की वजह से नदी घाटियाँ उथली हैं और चौड़ी हैं। यानी यहाँ की जो नदी घाटियाँ हैं वो अभी भी उथली हैं। जैसे हिमालय की नदियाँ हैं वो अपनी नदी घाटियों को और ज़्यादा गहरा कर रही हैं, तो यहाँ की नदी घाटियाँ जो है बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हैं, क्योंकि ये उथली हैं, क्योंकि नदियाँ यहाँ की जो है आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ जो हैं पश्चिम की तरफ से निकलती हैं और ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पश्चिमी हिस्सा ऊंचा है, पूर्वी हिस्सा जो निचला है, तो यहाँ पर नदियों का जो ढाल है वो पूर्व की तरफ है। तो यहाँ की नदियाँ जो है पश्चिम की तरफ से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और ये अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने से पहले ये नदियाँ जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक शिलाकृतियों में टॉर, देखिए टॉर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। टॉर जो है एक बड़ी स्वतंत्र रूप से खड़ी चट्टान होती है जिसका जो पहाड़ी शिखर होता है गोल होता है। इसके अलावा यहाँ पर ब्लॉक पर्वत को अवरोधी पर्वत भी कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण जो है तनाव या फिर खिंचाव की शक्तियों के द्वारा इसका निर्माण होता है।
खिंचाव के कारण क्या है, जो धरातली भाग है उसमें दरार या भ्रंश पड़ जाते हैं। जब दरार या भ्रंश पड़ जाते हैं तो धरातल का कुछ भाग जो है ऊपर की ओर उठ जाता है और कुछ भाग जो नीचे की ओर धंस जाता है। तो इस प्रकार जो दरार के समीप ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं। देखिए, भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का जो चट्टानी स्तंभ है नीचे की ओर धंस जाता है, तो वहां पर भ्रंश घाटी बनती है। इसके अलावा जो पर्वत स्कंद है, नग्न चट्टानी संरचना है। देखिए, नग्न चट्टानी संरचना का मतलब क्या है कि लगातार अपक्षय अपर्दन की वजह से जो चट्टानी संरचना है उसके ऊपर की जब परत हट जाती है, जिसको अपशल्कन भी कहते हैं, तो उस तरह से यहाँ पर चट्टानी संरचना पाई जाती है। टेकरी पहाड़ी, टेकरी पहाड़ी का मतलब होता है कि जो पहाड़ी जो है जिस पर बहुत ज़्यादा पथरीली या नुकीली न हो, इस तरह से पहाड़ी हो, हल्की सी वहाँ पर उच्चावच हल्का टाइप का हो, तो उस पहाड़ी को जो है टेकरी पहाड़ी कहा जाता है। और यहाँ पर क्वार्टजाइट भित्तियाँ, जिसको डाइक्स कहते हैं, ये शामिल हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। डाइक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। डाइक्स का निर्माण कैसे होता है? देखिए, जब तरल मैग्मा जो है चट्टानी सतहों के भीतर वर्टिकल रूप में, लंबवत रूप में जम जाता है, तो यहाँ पर क्या है, डाइक का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी का चित्र है। यानी यहाँ का जो पश्चिमी भाग है और उत्तर पश्चिमी ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जो है काली मिट्टी का चित्र है और इस चित्र को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर नोट के रूप में प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बताया गया है। देखिए, दर्रा वह स्थान होता है जिसके जरिए हम किसी पहाड़ी को पार कर सकते हैं। ये पहाड़ियों के अंदर जो गैप होते हैं उन्हें दर्रा कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत में भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनके भीतर कुछ कुछ गैप्स हैं, कुछ कुछ दर्रे हैं जिनके जरिए हम उन्हें पार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख दर्रों के नाम लिखे हैं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला दर्रा है थालघाट दर्रा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। अगला है भोरघाट दर्रा, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पालघाट दर्रा जो है ये केरल में है और ये नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये पलक्कड़ को कोयम्पुत्तूर से जोड़ता है। सैनकोटा दर्रा ये भी केरल में है और ये तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। तो यहाँ पर आपने प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे देख लिए हैं। अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब आगे यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन किया गया है। यानी उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है इसमें दक्कन का पठार। देखिए, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये दक्कन के पठार वाला हिस्सा है, ये हिस्सा। तो दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, यानी इसके पश्चिम में यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट है, यहाँ पर इसके पूर्व में आप देख पा रहे हैं पूर्वी घाट श्रृंखला है। उत्तर में सतपुड़ा, महकाल और महादेव की पहाड़ियाँ हैं। उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ और महकाल श्रेणी है। देखिए, पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला है, इसको स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक तमिलनाडु में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, केरल में इसको अन्नामलाई पहाड़ियाँ और इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है ये पूर्वी घाट की तुलना में ऊंची है। यानी कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई है, अधिक है, और ये अविरत अवस्था में है। अविरत का मतलब सतत अवस्था में है, ये कटी छटी अवस्था में नहीं है। इसे केवल दर्रों के जरिए ही हम पार कर सकते हैं। जबकि जो पूर्वी घाट है, चूंकि पूर्वी घाट से बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं, बहुत सारी नदियां इसे क्रॉस करने की वजह से पूर्वी घाट को नदियां काट देती हैं, तो पूर्वी घाट जो है सतत अवस्था में नहीं है, यानी कि ये अविरत अवस्था में नहीं है। जबकि आपका जो पश्चिमी घाट है वो सतत या फिर अविरत अवस्था में है, इसको केवल दर्रों के जरिए हम पार कर सकते हैं। पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है ये लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ पश्चिमी घाट में बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो न सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है बल्कि ये पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। यानी जो अनाईमुदी चोटी है ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यहाँ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और यह नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। देखिए, ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति जो है ये पश्चिमी घाट से होती है। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ जो है ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं ये नीलगिरी की पहाड़ियों में आपस में आकर मिलती हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, ये आपकी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में आकर आपस में मिलती हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा भाग है मध्य उच्च भूभाग। यानी ये वाला जो भाग है ये मध्य उच्च भूभाग वाला पार्ट है। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी पश्चिमी सीमा बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी पश्चिमी सीमा बना रहे हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। दक्षिण में आप देख पा रहे हैं सतपुड़ा श्रेणी है, जो कि दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जो है जैसलमेर तक है,
जहाँ पर यह अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार रेतीले टिब्बों से ढके हैं। देखिए चापाकार रेतीले टिब्बे जो होते हैं उन्हें बरखान कहा जाता है। तो बरखान जो बालू से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, तो यहाँ पर थार के मरुस्थल में आपको यहाँ पर इस तरह के रेतीले टिब्बे देखने को मिलते हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे कि संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका मध्य उच्च भूभाग है, यहाँ की जो अधिकतर चट्टानी संरचना है वो कायांतरित प्रकार की है। यहाँ पर आपको संगमरमर, स्लेट और नाइस जैसी कायांतरित चट्टानें देखने को मिलती हैं। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। इन यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कैमूर श्रेणी से और विंध्याचल श्रेणी से यहाँ से निकलती हैं। बनास जो है ये चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो कि पश्चिम में अरावली से निकलती है। और देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है। यानी इसका जो पूर्वी विस्तार है वो यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियों तक है। और राजमहल की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर का जो पठार है ये खनिज पदार्थों का भंडार है। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य में पड़ता है, कुछ हिस्सा उड़ीसा में जाता है, कुछ हिस्सा जो है इसका जो है छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है, लेकिन अधिकांश भूभाग इसका जो है झारखंड में पड़ता है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है ये खनिजों के भंडार के लिए फेमस है। प्रायद्वीपीय पठार का जो तीसरा भाग है वो है उत्तर पूर्व पठार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये उत्तर पूर्व पठार वाला पोर्शन है। वास्तव में यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तारित भाग है। यहाँ पर रीजन दिया गया है कि ये प्रायद्वीपीय पठार से अलग कैसे हुआ है, उसका रीजन यहाँ पर दिया गया है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने की वजह से राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच में एक भ्रंश घाटी बन गई, जिससे ये पोर्शन अलग हो गया। और बाद के समय में जो यहाँ पर भ्रंश घाटी क्रिएट हुई थी ये नदियों के अवसादों के द्वारा पाट दी गई। यानी बताया गया कि बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी आंगलोंग पठार जो है इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग हैं। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि जो आपका उत्तर पूर्व का पठार है, मेघालय का पठार, कार्बी आंगलोंग पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार से जुड़े हुए क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है, तो आप बता देंगे क्योंकि जिस समय हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी उस समय इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में खिसक रही थी। इस वजह से एक भ्रंश क्रिएट हो गया राजमहल की पहाड़ियों के बीच में और मेघालय के पठार के बीच में। इस वजह से ये हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका जो मेघालय का पठार है, मेघालय के पठार के बारे में बताया गया कि इसमें निवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी यहाँ पर मेघालय के पठार में पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों पर जनजातियों का निवास है। उनके निवास स्थान के आधार पर उन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व में क्रम बताया गया है और इसी क्रम में आपको याद भी करना है। तो सबसे पश्चिम में गारो पहाड़ियाँ हैं, बीच में खासी पहाड़ियाँ हैं, फिर पूर्व में जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं गारो, खासी और जयंतिया। असम का जो कार्बी आंगलोंग का पठार है वो भी इन्हीं पहाड़ियों का विस्तार है, यानी मेघालय के पठार का विस्तार ही है। देखिए मेघालय का पठार भी कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ पर वर्षा जो बहुत ज़्यादा होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का जो पठार है एक अति अपर्दित भूतल है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती है। इस वजह से मेघालय का पठार जो है अति अपर्दित हो गया है, बहुत ज़्यादा अपर्दन इसका हुआ है, तो एक अति अपर्दित भूतल है। अब चौथे नंबर पर है आपका भारतीय मरुस्थल। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हिस्सा भारतीय मरुस्थल वाला हिस्सा है। तो विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पश्चिम में स्थित है। अरावली पहाड़ियों को उत्तर पश्चिम में मरुस्थल पड़ता है। इसे थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, यानी यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है 15 सेंटीमीटर या फिर 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। तो वर्षा जब इतनी अत्यल्प होती है तो यहाँ पर वनस्पतियाँ उगती ही नहीं हैं और यहाँ पर वनस्पति के नाम पर केवल और केवल झाड़ियाँ या फिर कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर उगती हैं। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। यानी ऐसा माना जाता है कि जो आज का आपका थार का रेगिस्तान है यहाँ पर किसी समय समुद्र हुआ करता था। इसकी पुष्टि आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों और जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से इसकी पुष्टि होती है। यानी ऐसा कहा जाता है किसी समय में यहाँ पर समुद्र हुआ करता था और जलवायु परिवर्तन की वजह से यहाँ से समुद्र पीछे हट गया। तो यहाँ पर आज भी जो समुद्री जीव हैं उनके जीवाश्म यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक आकल जगह है, आकल में एक काष्ठ जीवाश्म पार्क है और जैसलमेर के निकट यहाँ पर ब्रह्मसर है, वहाँ पर भी समुद्री निक्षेपों के अवशेष पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियों में स्थानांतरी रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरुद्यान यहाँ पे पाए जाते हैं। ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो यहाँ पर है सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग, सिंध की ओर ढाल वाला एक उत्तरी भाग है और कच्छ के रन की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग है। कच्छ के रन की ओर ढाल वाला इसका दक्षिणी भाग है। तो इसके 2 पार्ट हैं। देखिए यहाँ की जो अधिकतर नदियाँ हैं वो अल्पकालिक हैं।
क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, तो यहाँ की नदियाँ जो हैं पूरे साल भर इनमें पानी नहीं रहता है, बल्कि कुछ ही महीनों में पानी हम लोग इनमें देख सकते हैं। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लूनी नदी है जो कि अरावली हिल से निकल रही है। कुछ नदियाँ तो यहाँ पर थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं, यानी यहाँ पर कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि थोड़ी दूरी तय करने के बाद अपने समुद्री बहाने तक नहीं पहुँच पाती हैं और ये मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती हैं। तो ये जो इस तरह की नदियाँ हैं, ये अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, जहाँ पर नदियाँ झील या फिर प्लाया में मिल जाती हैं। देखिए, प्लाया भी अपने आप में एक झील होती है, और प्लाया का निर्माण जो है, जब हवा रेत को उड़ा ले जाती है तो वहाँ पर एक गर्त बन जाता है, तो ऐसे करके वहाँ पर प्लाया झील बनती है। इन प्लाया झीलों का जो पानी होता है खारा होता है और इससे नमक बनाया जाता है। चूँकि इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वाष्पन होता है, बहुत ज़्यादा जलवाष्प धूप की गर्मी की वजह से उड़ती है, इस वजह से यहाँ का जो झीलों का पानी होता है वो खारा होता है, तो प्लाया झीलों से नमक बनाया जाता है। अब 5वें नंबर पर आपका तटीय मैदान है। देखिए, तटीय मैदान को दो भागों में बांटा जा सकता है। इसका एक तो पश्चिम वाला हिस्सा है, यानी ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको पश्चिम तटीय मैदान कहा जाता है, और इस साइड में आप जो देख रहे हैं ये पूर्वी तटीय मैदान है। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न है, और जलमग्न होने के कारण ये एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों और बंदरगाह के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न है, तो जलमग्न होने की वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जहाज वगैरह हैं वो बिल्कुल मुहाने तक पहुँच जाते हैं। तो यही कारण है कि पश्चिमी तटीय मैदान में आपको अधिकांश बंदरगाह और पत्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला गुजरात में है, मझगांव महाराष्ट्र में है, नाभा सेवा जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है ये भी महाराष्ट्र में है, मर्मगांव गोवा में है, मैंगलोर कर्नाटक में है, कोचीन बंदरगाह केरल में है। उत्तर से दक्षिण तक पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया जा सकता है, यानी इसको यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इसके कुछ नाम हैं, जैसे यहाँ पर गुजरात का तट है, यानी ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा गुजरात का तट है। ये कच्छ और काठियावाड़ तट है। कच्छ और काठियावाड़ तट जो है, यहाँ से काठियावाड़ से लेकर कच्छ तक जो रीजन है, ये जो तट है इसको गुजरात का तट कहा जाता है। कोंकण तट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हिस्सा जो है कोंकण तट वाला हिस्सा है। तो कोंकण तट जो है महाराष्ट्र से गोवा के बीच में है, इसका नाम कोंकण तट है। कन्नड़ तट जो है गोवा से लेकर मंगलोर के बीच में है। मालाबार तट जो है मंगलोर कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी के बीच में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मंगलोर कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी के बीच में जो तट है उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मंगलोर और कन्याकुमारी के बीच में जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता देंगे इसे मालाबार तट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसीएस परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, यानी ये मध्य में आप देख पा रहे हैं संकीर्ण है, लेकिन उत्तर में और दक्षिण हिस्से में ये चौड़ा है। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व की ओर ढाल होने की वजह से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। कुछ नदियाँ ही ऐसी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर अपना जल गिराती हैं। तो पश्चिमी घाट चूँकि ऊंचा है, ऊंचा होने की वजह से यहाँ की नदियाँ जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल या फिर लैगून है, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। लैगून के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि समुद्री मुहानों पर, समुद्री जो किनारे होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, कई बार अवसादों के रूप में एक बालू की रोधिका तैयार हो जाती है, और बालू की रोधिका यहाँ पर बनने की वजह से इसके पीछे समुद्री जल ऐसे करके भर जाता है। कुछ समय के बाद ये समुद्री जल जो होता है ये मुख्य समुद्र से कट जाता है, बालू रोधिका आगे बनने की वजह से कट जाता है। तो इस तरह का जो समुद्री जल भरा हुआ जो झील होता है उसको लैगून झील कहा जाता है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली, यानी वलामकाली का मतलब है नौका दौड़ का आयोजन होता है, जो कि पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा भी गया है। इसके बाद आ जाता है आपका पूर्वी तटीय मैदान। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में जो पूर्वी तटीय मैदान है ये चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। यानी जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है ये जलमग्न नहीं है पश्चिमी तटीय मैदान की तरह, बल्कि उभरा हुआ है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं यहाँ पर लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पर पत्तन और पोताश्रय कम है। यानी जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पर पत्तन और पोताश्रय बहुत कम है। यहाँ पर बनाए भी गए हैं तो बाद में कृत्रिम रूप से पत्तन और पोताश्रय यहाँ पर बनाए गए हैं। पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है उत्कल तट। देखिए, उत्कल तट जो है ये स्वर्णरेखा नदी से लेकर महानदी के बीच में पड़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये महानदी वाला रीजन है और ऊपर यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी है, तो इनके बीच का ये वाला जो हिस्सा है, तो ये हिस्सा जो है उड़ीसा में पड़ता है, इसको उत्कल तट कहा जाता है। अगला तट है उत्तरी सरकार तट।
उत्तरी सरकार तट जो है महानदी से कृष्णा नदी के बीच में है, यानी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। महानदी यानी ऊपर आपकी ये महानदी रही और ये आपकी कृष्णा नदी रही, इनके बीच का जो तट है इसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। फिर आपका जाता है कोरोमंडल तट। तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में जो तट है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तट है इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उत्कल तट, फिर उत्तरी सरकार तट, फिर कोरोमंडल तट। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। एक तो यहाँ पर जो मानसून का आगमन जब होता है तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इससे वर्षा प्राप्त होती है, और जब मानसून की वापसी होती है तो उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में जो कोरोमंडल तट है ये वर्षा प्राप्त करता है। तो पूर्वी तटीय जो मैदान है इसको दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से ही वर्षा प्राप्त होती है। चिल्का और पुलिकट लैगून झीलें ये भी पूर्वी तटीय मैदान में स्थित हैं। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा में कोलेरू झील स्थित है। आगे यहां पर है आपके द्वीप समूह। देखिए, भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक तो है बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है और दूसरे अरब सागर में है। तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों की। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों में लगभग 572 द्वीप हैं और ये द्वीप जो है 6 डिग्री उत्तर से लेकर 14 डिग्री उत्तर अक्षांश और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित हैं। यहाँ पर रीची द्वीप समूह और लवरीन द्वीप समूह यहाँ के एक छोटे द्वीप समूह हैं। यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं इनको 2 मुख्य श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर उत्तर में अंडमान द्वीप समूह है और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। ये द्वीप जो है वास्तव में समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। देखिए, जब हमने यहाँ पर एक पहाड़ी श्रृंखला के बारे में बताया था जो कि म्यांमार की पहाड़ी श्रृंखला है जिसको अराकान योमा कहा जाता है, यही पर्वत श्रृंखला आगे समुद्र में चली गई है और जगह जगह पर समुद्र में उभर कर ऊपर आ गई है। तो जो उभर कर जो हिस्सा ऊपर आया है वही जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि ये द्वीप जो है समुद्र में जलमग्न पर्वतों यानी अराकान योमा जो पर्वत श्रेणी है उसी का हिस्सा है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यहाँ पर बीच में जो है 10 डिग्री चैनल पड़ता है। देखिए, चैनल का मतलब होता है जो सकरा समुद्री रास्ता होता है उसको चैनल कहा जाता है। तो यहाँ पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है जिसको 10 डिग्री चैनल भी कहा जाता है, ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अंडमान द्वीप समूह में निम्नलिखित द्वीपों का समूह है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान है, फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दक्षिण अंडमान है, ये वाला हिस्सा दक्षिण अंडमान है, और फिर आपका जो है लिटिल अंडमान है। तो ऐसे करके 4 द्वीप समूह अंडमान में पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यानी यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जैसा कि देख भी पा रहे हैं, ये दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है और यहीं पर प्रसिद्ध सेलुलर जेल भी है। सेलुलर जेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिस समय जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्हें जब काला पानी की सजा दी जाती थी तो उन्हें काला पानी की सजा के रूप में इसी सेलुलर जेल में रखा जाता था। मध्य अंडमान के पूर्व में, यानी मध्य अंडमान आप देख पा रहे मिडिल अंडमान, इसके पूर्व में साइड में यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप है, जिस पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ये बैरन द्वीप पर स्थित है। जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में, जबकि आपका उत्तरी अंडमान है, इसके पूर्व में स्थित नारकोंडम जो है एक सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। सुसुप्त का मतलब इसमें विस्फोट नहीं होता है, जबकि जो आपका बैरन द्वीप वाला ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें यानी कि लगातार ज्वालामुखी से लावा का उद्भेदन बाहर हो रहा है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास पाया जाता है। देखिए, ये दक्षिणी अंडमान वाला हिस्सा है और ये लिटिल अंडमान वाला हिस्सा है, इसके बीच में, यानी ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहां पर डंकन पास पाया जाए, इसको डंकन पास कहा जाता है। इसके अलावा निकोबार के बारे में बताया गया कि निकोबार भी कई द्वीपों का समूह है, जैसे कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। जैसे देख पा रहे हैं कार निकोबार, यहाँ पर बीच में जो है लिटिल निकोबार है, जैसा कि देख पा रहे हैं, और फिर सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है। यानी यहाँ पर भी निकोबार द्वीप समूह में भी 3 द्वीप हैं। 6 डिग्री चैनल जो है ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग करता है। यानी यहाँ पर एक 6 डिग्री चैनल पाया जाता है जो कि ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है जिसको इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, और यह ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। 2004 में जब सुनामी आई थी तो उस समय आपका इंदिरा पॉइंट वाला जो पॉइंट है ये डूब गया था। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में, यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी मुख्य पर्वत चोटियों में सैडल चोटी जो है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई का तकरीबन 738 मीटर है। माउंट डियोबोली मध्य अंडमान में है, माउंट कोयोब जो है दक्षिणी अंडमान में है, और माउंट थ्रिलर जो है ये ग्रेट निकोबार पर है।
अब देखिए, अगर बात की जाए कि यहाँ की अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट थ्रिलर है, जो कि ग्रेट निकोबार पे पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है। अब यहाँ पर अरब सागर के द्वीप समूह बताए गए हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये अरब सागर के द्वीप समूह हैं और इन द्वीपों में लक्षद्वीप द्वीप समूह शामिल है। यहाँ का जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ये पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। देखिए, प्रवाल एक जीव होता है जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है। यहाँ पर क्या है कि प्रवाल जो होते हैं वो लाखों की संख्या में होते हैं। जब ये जीव मरते जाते हैं तो ऐसे करके कैल्शियम कार्बोनेट के खोल यहाँ पर आपस में जुड़ते चले जाते हैं, ऐसे करके एक चट्टानी संरचना बन जाती है। तो आपका जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ये पूरा का पूरा प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। यहाँ पर कुल 36 द्वीप हैं और इनमें 11 पर मानव निवास है। ये द्वीप जो है 8 डिग्री उत्तर से लेकर 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से लेकर 74 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच बिखरे हुए हैं। ये जो है केरल तट से 220 से लेकर 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। पूरा का पूरा जो द्वीप समूह है, ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है। यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो द्वीप समूह है, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल के जरिए 2 भागों में डिवाइड है। उत्तर में यहाँ पर अमीनी द्वीप है और दक्षिण में यहाँ पर कनानोरे द्वीप समूह है। कवारत्ती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी है, जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। यानी कवारत्ती जो है यहाँ की राजधानी है, जैसा कि देख पा रहे हैं, और ये 9 डिग्री चैनल के उत्तर में पड़ती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है एंड्रोट या फिर एंड्रोथ है। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पता होना चाहिए जो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में जो चैनल है 6 डिग्री चैनल, और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में जो चैनल है, ये अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन कौन से चैनल जो हैं जो कि लक्षद्वीप को मालदीव से या ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। तो 8 डिग्री जो चैनल है जो कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अध्याय चूंकि लंबा है, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अब आप लोगों को कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप नोट्स बनाने में समय व्यर्थ ना करें। आप नोट्स को डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू परचेज कर सकते हैं। आपको नोट के साथ साथ इसकी टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। देखिए, जब भी अध्याय एंड होता है तो अध्याय एंड होने पर हम लोगों ने पहले ही इसकी जो टेस्ट सीरीज वाले वीडियो पहले ही प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि मैं जो भी आपको इस अध्याय का टेस्ट सीरीज वाला लिंक देता हूँ, उस पर जाकर एक बार अपने ज्ञान को परख लिया कीजिए कि आपने यहाँ पर कितना सीखा है। एक बार आप अगर अभ्यास प्रश्नों को लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने वीडियो से कितना सीखा। अभ्यास प्रश्नों से आपको ही फायदा होगा, आपकी नॉलेज और ज़्यादा इन्हेंस होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।